जय हिंद मेरे लेक्चरर साथियों। एजुकेशनल मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के अपने इस टेस्ट में हम जो आपकी शैक्षिक प्रबंधन की यूनिट है, जैसे शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा, उसके सिद्धांत, TQM की बात आती है, निरीक्षण और पर्यवेक्षण की बात आती है, संस्थागत नियोजन, इन टॉपिक और साथ में कुछ टॉपिक राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य, उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, तो आप भी इसमें भाग लीजिए और अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान कीजिए। कुछ नई बातें भी सीखने को मिलेगी। कोई उत्तर नहीं आ रहा है तो किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो अभी किसी प्रकार का कोई घबराहट नहीं रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है TQM का पूरा नाम। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं मानूं भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि संभावना रहती है एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन आने की। एक दिन हम इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के ऊपर भी अलग से बात कर लेंगे। TQM का पूरा नाम: टाइम क्वालिटी मैनेजर, टाइम क्वांटिटी मैनेजमेंट, टाइम क्वालिटी मैनेजमेंट या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसमें तो किसी प्रकार की कोई संशय है ही नहीं, और वो है ऑप्शन 4, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या कुल गुणवत्ता प्रबंधन की बात आती है। तो ध्यान रखिएगा TQM क्या है। TQM का मतलब है भी जो हमारी कोई सर्विसेज है, कोई भी सेवा है, उसकी कमियों को दूर करते हुए उसमें निरंतर सुधार लाने की प्रक्रिया है TQM। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुल गुणवत्ता प्रबंधन की तकनीक है बेंचमार्किंग, गुणवत्ता वृत्त, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर। TQM की टेक्निक है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों, यानी बेंच मार्किंग भी इसके अंतर्गत आता है और गुणवत्ता वृत्त भी इसके टेक्निक में शामिल है। अब आप ये समझिए, बेंच मार्किंग किसी भी एक कोई प्रोसेस होती है, कोई एक क्रिया होती है, उसको पूर्ण उत्तम बनाना, वो होता है बेंच मार्किंग। तो बेंच मार्किंग करने का जो अपना उद्देश्य है वो एक क्रिया में पूर्ण उत्तम बनाने से लिया जाता है। और गुणवत्ता वृत्त की बात करें तो इसका मतलब भी विकेंद्रीकरण को अपनाया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन को। इसमें 6 से 12 लोगों का कोई एक छोटा सा समूह बना लिया जाता है, और ये समूह ही समस्याओं का विश्लेषण करता है, उनके समाधान ढूंढता है। तो यानी काम को मिलकर करते हैं, तो इसमें विकेंद्रीकरण है वो शामिल रहता है, वो गुणवत्ता वृत्त के अंतर्गत आता है। तो TQM में बेंचमार्किंग भी शामिल रहता है और गुणवत्ता वृत्त है वो भी शामिल रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, काइजेन एक शब्द है। काइजेन एक शब्द है, जर्मन, जापानी, चीनी या फ्रेंच। काइजेन किस भाषा का शब्द है। जल्द आपको ये भी पता चल जाएगा भी ये काइजेन शब्द कहाँ से आ गया। इसका संबंध TQM से है भी। काइजेन एक किस भाषा का शब्द है। ये एक जापानी भाषा का शब्द है, ध्यान रखिएगा। काइजेन एक जापानी भाषा का शब्द है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिएगा, काइजेन, हमने अभी कहा काइजेन एक जापानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है। अच्छे के लिए परिवर्तन, व्यक्तिगत अनुशासन, गुणवत्ता वृत्त या समूह कार्य। काइजेन, आपको याद होगा TQM में मैंने आपको क्या बताया भी, कोई भी सर्विसेज आप दे रहे हो उसको कमियों को दूर करके उसमें निरंतर सुधार लाने की जो प्रक्रिया है वो TQM है। और काइजेन शब्द से ही TQM की बात निकली है। तो इसका मतलब इस जापानी भाषा का शब्द का अर्थ है वो है ऑप्शन 1, अच्छे के लिए परिवर्तन। अच्छे के लिए परिवर्तन, काइजेन का अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां, नेतृत्व शैली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। नेता यानी आप संस्था प्रधान मान ले, कोई भी ऊपर का अधिकारी मान ले, नेता अपने कर्मचारियों की पूर्ण देखभाल करता है,
और उनकी वचनबद्धता का पात्र होता है, यह कथन किस शैली से संबंधित है? प्रश्न समझ लें, इसको पढ़ेंगे प्रश्न को तो आपको लगेगा ना भी वो नेता जो अपने कर्मचारियों के साथ एक फैमिली वाला इन्वायरमेंट रखता है, यानी परिवार जैसा वातावरण प्रदान करता है, तो ये किस शैली के अंतर्गत आएगा? रूपांतर शैली, पिता तुल्य शैली, हस्तक्षेपी शैली या एक तंत्रीय शैली, किसके अंतर्गत आएगा? और इसका सही उत्तर है वो है पिता तुल्य शैली। एक पेरेंटल केयर की तरह है, वो उनसे काम है, वो करवाता है, अच्छा करता है, शाबाशी देता है, बुरा करता है तो थोड़ा सा कह के भाई ऐसा नहीं। और जब फैमिली की बात आ जाती है तो आपको पता है मुखिया के प्रति हम ऑटोमेटिक ही जवाबदेही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा, क्या नेतृत्व की किस शैली में संपूर्ण शक्तियां नेता के पास केंद्रित रहती है? लीडरशिप की किस स्टाइल में जो हमारी जो पावर है वो हमारे मुखिया के पास चली जाती है? आधिकारिक शैली, प्रजातांत्रिक शैली, हस्तक्षेपी शैली या रूपांतरण शैली? क्या होगा इसका सही उत्तर? सीधी सी बात है, जो अपना लीडर है उसके पास सारी पावर आ गई तो ये हमारे किस सिस्टम में चला जाएगा? सेंट्रलाइजेशन में, यानी केंद्रीयकरण, यानी पावर अपने पास आ गई। पावर अपने पास आते ही यानी वन वे सिस्टम हो गया, यानी ऑटोक्रेटिक हो गया, एक तंत्रीय हो गया। और उसके लिए सही शैली कौन सी हो जाएगी? आधिकारिक शैली। ऑप्शन 1 आधिकारिक शैली या एक तंत्रीय शैली जिसको कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें भी कौन सी नेतृत्व शैली को एक मुखिया को, एक संस्था प्रधान को अपनानी चाहिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और इस प्रकार के ऑप्शन है तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रजातांत्रिक शैली, यानी डेमोक्रेटिक स्टाइल की बात आ जाएगी। आपको पता है प्रजातांत्रिक में मुखिया और जो कर्मचारी है वो मिलकर काम करते हैं और कुछ पावर भी कर्मचारियों को इसमें मिलती है, तो अच्छी है वो प्रजातांत्रिक शैली है, वो मानी जाती है। इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर अपना 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? वैज्ञानिक प्रबंधन की, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो किसका दिया हुआ है? हेनरी फेयोल, एल्टन मायो, फ्रेडरिक टेलर या एफ ड्रकर ने? क्या होगा इसका सही उत्तर? वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा, आप सही सोच रहे हो बिल्कुल, और वो है फ्रेडरिक टेलर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वो किसका दिया हुआ है? फ्रेडरिक टेलर का दिया हुआ है। एक चीज़ आपको साथ में ही बताना चाहूँगा, ये जो आपकी स्टार्टिंग की जो थ्योरिकल यूनिट है एजुकेशनल मैनेजमेंट को, इसमें एक एक चीज़ के घोटा मारने की बजाय मैं आपको सलाह दूंगा इन टॉपिकों के सिर्फ मूल कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करना। बाकी आप अपने जो समझ है उसके आधार पर ऐसे प्रश्नों को सही कर देंगे। वहाँ पर ज़रूरी नहीं आप कहीं नोट्स या पाठ्य पुस्तक या मैं जो कह रहा हूँ भी आपको लगे भी 100% एज इट इज़ आएगा, ऐसा आप सोचे ही मत। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ आपको कंसेप्ट सीखना है। क्या TQM क्या है तो उसका मूल कंसेप्ट, जो पर्यवेक्षण निरीक्षण है तो क्या मूल, क्या इनमें डिफरेंस है, क्या चीज़ है, मूल चीज़ आप सीख लीजिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप अपनी समझ से ऐसे प्रश्नों को सही कर देंगे। प्रीवियस परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आते रहे हैं और बच्चों ने सही किए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रबंधन की, मैनेजमेंट की एक विशेषता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रबंधन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, प्रबंधन एक प्रत्यक्ष शक्ति है, प्रबंधन लक्ष्य परक होता है, प्रबंधन केवल एक विज्ञान है। तो क्या होगा इसका सही? हमें एक खासियत बतानी है मैनेजमेंट की, तो ध्यान रखिए। अब इसका सही उत्तर हम ढूंढ रहे हैं तो हमें ऑप्शनों के ऊपर भी सोचना पड़ेगा। प्रबंधन एक व्यक्तिगत, जी नहीं, व्यक्तिगत तो नहीं है, ये एक सामूहिक क्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रबंधन प्रत्यक्ष शक्ति है, नहीं भी, हमें दिखाई कहाँ देती है? अप्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष शक्ति है, अमूर्त जिसको कहते हैं। प्रबंधन लक्ष्य परक होता है, यानी हमें हमारे टारगेट को प्राप्त करना होता है, ये एक सही विशेषता लगती है।
प्रबंधन केवल एक विज्ञान है, नहीं, प्रबंधन कला भी है, प्रबंधन विज्ञान भी है, या यूं कहें आज के संदर्भ में प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों हैं। तो इस हिसाब से एक विशेषता जो हमें सही चूज करनी है वो कौन सी हो गई? ऑप्शन 3, प्रबंधन लक्ष्यप्रक होता है। हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, शैक्षिक उद्देश्यों को लेकर हम जो वर्क करते हैं उनको अचीव करने के लिए ही हम ये सारा काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? एजुकेशनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ढांचागत सुविधाओं की प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में वृद्धि करना, कार्य संतुष्टि में वृद्धि करना, अंतर व्यक्तिक संप्रेषण में सुधार करना, या उपर्युक्त सभी। क्या होगा सही उत्तर? सोचिएगा। शैक्षिक प्रबंधन का उद्देश्य तो ढांचागत जो हमारी सुविधाएं हैं उनको प्रभावपूर्णता और कुशलता में वृद्धि करना, ये सही है। कार्य संतुष्टि में वृद्धि होनी चाहिए, अंतर व्यक्ति लोगों के बीच में संप्रेषण है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए उच्च और निम्न अधिकारियों सबके बीच में। तो इसका मतलब सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। तीनों बातें हैं वो इसकी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है पोस्ट कौरव। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है यहाँ से भी आपके पेपर के लिए। पोस्ट कौरव की अवधारणा है वो किसकी दी हुई है? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, टेलर या ड्रकर? तो पोस्ट कौरव की अवधारणा दी हुई है वो है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर ये अपना कंसेप्ट दिया है। अब आप ध्यान रखिएगा, अब आपको पोस्ट कौरव में आपको इन सब का अर्थ पता होना चाहिए। POSDCORB फुल फॉर्म आप इसका जरूर ध्यान में रखिएगा। तो लूथर गुलिक का पोस्ट कौरव है। इसी तरीके से आपको याद होगा हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल ने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर 5 तत्व बताए हैं। याद है कौन कौन से? POCCC। P यानी प्लानिंग, O यानी ऑर्गेनाइजिंग, C यानी कमांडिंग, फिर दोबारा C है कोऑर्डिनेटिंग, फिर C है तो कंट्रोलिंग। इसी प्रकार से हमारे एक साथी और सीयर्स इसने भी 5 तत्व बताए हैं और वो है PODCC। तो इसमें एक C, ये जो 3 नंबर पहला वाला जो C है इसके स्थान पर इसने क्या लिया है? D लिया है। बाकी सेम नाम, D का मतलब यहाँ पर डायरेक्टिंग हो गया, डायरेक्टिंग। तो पोस्ट कौरव, POCC, PODCC, थोड़ा सा इनकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इतना ध्यान हो जाएगा क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही तो इनके सारे काम हो गए, तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ज़्यादा घोटे मारने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक निरीक्षण यानी एजुकेशनल इंस्पेक्शन किस प्रकार शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन से भिन्न है? तो 2 डिफरेंस करवा रहा है हमें, निरीक्षण और पर्यवेक्षण के अंदर डिफरेंस करवा रहा है एजुकेशन सिस्टम में। क्या निरीक्षण सतत प्रक्रिया है? निरीक्षण सृजनात्मक नेतृत्व है? निरीक्षण सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है? निरीक्षण अल्प अवधि के लिए होता है? 4 पॉइंट है और आपको बताना है जो इंस्पेक्शन है, निरीक्षण है, वो इस सुपरविजन से कैसे भिन्न है। तो देखिएगा, निरीक्षण सतत नहीं है बल्कि क्या है? पर्यवेक्षण सतत प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण में ही सृजनात्मक नेतृत्व होता है, पर्यवेक्षक में ही सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, और जो पर्यवेक्षण है वो लंबी अवधि के लिए होता है, यानी इसका अर्थ बहुत व्यापक होता है। तो इस आधार पर अपना चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, भी निरीक्षण अल्प अवधि के लिए होता है, जबकि सुपरविजन अल्प अवधि नहीं, सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलता है, सृजनात्मक। एक बात में अगर मैं बताना चाहूँ, निरीक्षण का मतलब होता है भी स्कूल में बंदा आया, चाहे वो स्कूल का प्रिंसिपल ही हो, अगर स्कूल का प्रिंसिपल ही कुछ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनल हो जाएगा, आंतरिक निरीक्षण हो जाएगा। और बाहर से कोई अधिकारी आ रहा है, CBO, CDO या कोई भी अधिकारी, डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, तो वो बाहरी निरीक्षण हो जाएगा। तो निरीक्षण का मतलब होता है सिर्फ कमियां निकालना,
सीधी सी बात अपनी भाषा में कहूं, कमियां निकालकर बेइज्जती करनी है अगले की। और प्राचीन समय से ही जो हम प्राचीन पुराने अगर पर्यवेक्षण शब्द यूज करते थे तो उसमें भी यही निरीक्षण ही होता था, लेकिन आज पर्यवेक्षण का मतलब होता है पॉजिटिविटी, यानी आपको हौसला बढ़ाना है बंदे का। उसने जो ठीक है कमियां की है, उसमें कमियां तो बताओ, साथ में उसका किस प्रकार से उसमें सुधार हो सकता है ये बात हमें बतानी है सुपरविजन के अंतर्गत। जबकि निरीक्षण में तो अगला आया और डरा धमकाकर चला गया, एक डर व्याप्त रहता है। आपने पढ़ा ना नेतृत्व की शैलियों में, तो ये तो ऑटोक्रेटिक हो गया, बंदा आया, पावर अपने पास है, समाचार सुनाकर चला गया। तो पर्यवेक्षण सतत चलता है और इसमें पॉजिटिविटी निहित है, कुछ क्रिएटिव करने की। हमारे अभी अधिकारी थे सीडीओ सर श्री वीरेंद्र जी गौतम, वास्तव में मैंने बहुत नज़दीक से उनको जाना भी। निरीक्षण और पर्यवेक्षण, जिस भी स्कूल में जाना, नेगेटिविटी पर बात नहीं करना और पॉजिटिव अगर थोड़ी सी भी बात उस कर्मचारी की है तो उसको बहुत अच्छे से सबके सामने जो एक्सप्लेन है वो करना। तो मैंने खुद देखा भी उस कर्मचारी की सोच में चेंज आ रहा है, उसको लग रहा है यार मैंने तो थोड़ा सा ही किया और कितना बढ़ा चढ़ा कर बताया। तो वास्तव में वो साथी और अच्छे से काम है, वो निष्ठा से काम करने लगे और वास्तव में उस वर्ग के प्रति उनके अंदर एक सकारात्मक दृष्टिकोण है वो विकसित होने लग गया। तो समझ गए ना, अभी ऑब्जर्वेशन और सुपरविजन में डिफरेंस पता हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा किसी भी हालत में। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, कुछ नया हो सकता है आपके लिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है मैंने तो पढ़ा नहीं या थोड़ा सा, तो कोई जरूरी नहीं, यहां क्वेश्चन आ रहा है आप उसको गौर से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2019 पीजीआई 2019 में राजस्थान किस स्तर में शामिल है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? क्वेश्चन पढ़ लें आप एक बार। पीजीआई का मतलब है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। एक इंडेक्स है, सूचकांक है जिसका मूल्य 1 से 10 तक है, लेवल बना रखे 1 से 10 तक। ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डिजाइन किया गया है और ये स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। स्कूली शिक्षा में स्टेट का क्या जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके बारे में बताता है। और पहली बार ये 2017-18 में पीजीआई 17 के नाम पर आया था और फिर 2018-19 के लिए यानी पीजीआई 18 आया और फिर 19-20 के लिए यानी पीजीआई 19 जिसको कहा गया पीजीआई 2019। तो आपको बताना चाहूँ, अपने स्टेट की बात करें तो 17 और 18 वाला जो पीजीआई था उसमें राजस्थान है वो 5वें लेवल पर था, 5वें लेवल पर। जबकि जो लेटेस्ट आया है पीजीआई 19-20 के लिए जिसको हमने यहाँ पीजीआई 2019 कहा है, इसमें स्तर है वो सेकंड है, लेवल 3 के अंदर राजस्थान शामिल है। और 3 का जो स्कोर है वो 851 से 900 के बीच रहता है। तो ये एक इतनी सी नई बात आप ध्यान रख लें, याद रहे तो ठीक है, वरना ये भी कोई ज़रूर नहीं, टेंशन मत लेना। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चीज़ अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। आप ये क्यों सोचते हो भी जो मुझे नहीं आता या जो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ वो पेपर में आएगा? मैं अक्सर कहता हूँ जो आप जिस पर विश्वास रखेंगे, आपका अंतर्मन जिसके लिए राजी है वो पेपर में आएगा, न कि वो जो कोई डराने वाला ये प्रदर्शित कर रहा है भी अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं टेस्ट के अंदर भी जो आपको बिल्कुल भी नहीं आई। तो अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना है, कुछ नया मिल रहा है बस दिमाग में सेट कर लो, हो रहा है तो, नहीं हो रहा तो उसके लिए भी मैं कहूँगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, जो चीज़ आपको नहीं आ रही वो पेपर में नहीं आएगी। भले ही आपको ये अजीब सा लगे, लेकिन मैंने तो ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकली की है खुद के साथ, बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13वां, विद्यालय प्रबंधन स्कूल मैनेजमेंट का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। अब आप सोचें भी ये कहाँ से क्वेश्चन आया, क्या है? आपको टॉपिक के लफड़े में नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग भी पढ़ते हैं हम। यहाँ मुद्दा ये है प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। अब आपको ये पता होना चाहिए भी डेमोक्रेटिक क्या होता है, इसके आधार पर अपने आप उत्तर निकल जाएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आरपीएससी में। सहभागी उत्तरदायित्व,
व्यक्तिगत कार्य करना, एक तंत्रीय निर्णय करना या निर्णय में दृढ़ता। अब शब्द प्रश्न के अंदर ही उत्तर शामिल है। प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, यानी कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं जमाएगा, मिलकर काम करेंगे, स्कूल का प्रशासन और टीचर सब मिलकर काम करेंगे, और कोई मीटिंग होती है तो टीचर कुछ कहेगा तो संस्था प्रधान सुनेगा और मिलकर डिसीजन करेंगे भी क्या उचित हो सकता है, वो होता है डेमोक्रेटिक। तो व्यक्तिगत कार्य करना कहाँ हुआ, एक तंत्रीय कहाँ हुआ। एक तंत्रीय का मतलब क्या है, एक तंत्रीय का मतलब तो ऑटोक्रेटिक हो गया, जिसको हम आधिकारिक बोलते हैं। निर्णय दृढ़ता, इसका मतलब तो ये हो गया संस्था प्रधान ने जो कह दिया वो करना ही होगा, चाहे वो गलत हो और सही हो। तो व्यक्तिगत कार्य करना, निर्णय दृढ़ता, एक तंत्रीय निर्णय, ये सारे किस में आते हैं, ये ऑटोक्रेटिक जो हमारी शैली है उसके अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन 1 सहभागी उत्तरदायित्व, भी सब मिलकर उस वर्क को अंजाम दें ताकि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम वो काम कर रहे हैं उसकी प्राप्ति हो। तो विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है वो है सहभागी उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14वां, कि शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा कोरोना काल के दौरान शुरू किया गया कार्यक्रम क्या है। कोविड-19 के दौरान जो भी नवाचार किए गए उनसे संबंधित है। स्माइल कार्यक्रम आया, अब पता होना चाहिए कब आया, सब क्लियर हो चुका है पहले। शिक्षा वाणी कार्यक्रम, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आया, तो तीनों यह है, तो इसका मतलब सही उत्तर क्या हो गया अपना, उपर्युक्त सभी। तो शिक्षा वाणी, स्माइल, शिक्षा दर्शन सब आए, तो उत्तर में अब आप 4 नंबर ऑप्शन भरेंगे भी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15वां, शिक्षा विभाग राजस्थान ने दीक्षा राइज कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया है, एनसीईआरटी, एनसीटीई, न्यूपा या इन सब के सहयोग से। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सिर्फ पूछता है भी भारत सरकार का ये एक पोर्टल है दीक्षा, भारत सरकार का है दीक्षा, इतने की बात कर रहा हूँ, भारत सरकार शिक्षा विभाग का पोर्टल है दीक्षा, इसके निर्माण में सहयोग किस से लिया गया पहले तो ये पता होना चाहिए, और वो लिया गया एनसीईआरटी से इसको डेवलप करने में। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये निकलता है, राजस्थान की बात आ जाए तो राजस्थान में ये दीक्षा राइज के नाम से, दीक्षा पोर्टल है वो राजस्थान में दीक्षा राइज के नाम से संचालित है, और आप देखेंगे सिलेबस में यही दिया है, राइज की फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। तो दीक्षा एनसीईआरटी के सहयोग से राजस्थान में दीक्षा पोर्टल दीक्षा राइज के नाम से चलता है, यानी उसी का संस्करण है, और दीक्षा राइज राजस्थान के अंतर्गत किसके सहयोग से डेवलप किया गया है, और सही उत्तर है वो है एनसीटीई, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो दीक्षा पोर्टल शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने एनसीईआरटी से, जबकि राइज जो है वो एनसीटी के सहयोग से तैयार करवाया है राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीक्षा पोर्टल से संबंधित सही कथन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 18 से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, एक लोकेशन बेस्ड फीचर है, ये कक्षा आधारित है और उपयुक्त सभी। तो दीक्षा पोर्टल जब कंसेप्ट करवाया सारी चीज़ें क्लियर की गई है, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसमें 18 से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री उपलब्ध है, ये लोकेशन बेस्ड फीचर है। आप अपनी स्टेट उसके अंदर जाइए, अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, कक्षा आधारित है, फिर आपको 1 से 12 का क्या मैटर चाहिए उसके अंदर जाइए और पढ़िएगा। तो इसका मतलब सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। ये तीनों ही दीक्षा पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वां, मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है, मिशन समर्थ कार्यक्रम का संबंध है CWSN बच्चों के लिए, सभी स्कूली बच्चों के लिए, संस्कृत स्कूल के बच्चों के लिए, या उपयुक्त सभी। याद कीजिए, जब हम स्माइल कार्यक्रम पढ़ते हैं, आओ घर से सीखें, याद आ रहा होगा, तो उसमें शिक्षा विभाग ने एक कार्यक्रम चलाया मिशन समर्थ, मिशन समर्थ, और किन बच्चों के लिए, और वो है CWSN बच्चों के लिए, स्पेशल विद स्पेशल नीड वाले, जो ब्लाइंड है, जिनको लिखने पढ़ने में दिक्कत है, वो सभी बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं। आपको पता है ना, CWSN का पेपर भी बोर्ड परीक्षा में अलग से आता है,
थोड़ा उनके लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। तो मिशन समर्थ कार्यक्रम ये भी कोविड-19 के दौरान संचालित किया गया। ये किसके लिए? CWSN बच्चों के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंपल सा, शिक्षा वाणी है। आपको पता पुराने सिलेबस में हमारे शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन चलते थे, अब वो नहीं है सिलेबस में, और हमने कोरोना में नए कार्यक्रम चलाए, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन। तो ऐसा ही क्वेश्चन, तो शिक्षा वाणी है एक शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम, एक शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम, एक आभासी कक्षा कार्यक्रम या एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो क्या है शिक्षा वाणी? यानी रेडियो है भाई, एक शैक्षिक रेडियो कार्यक्रम है। और शिक्षा दर्शन पूछ ले तो क्या लिखोगे? एक शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम है जो कोविड-19 के दौरान शुरू किए गए ये कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? जून 95, दिसंबर 98 और जून 96, दिसंबर 97। देखिएगा, डाइट की स्थापना 1987-88 यानी 1986 की शिक्षा नीति के तहत स्थापित की गई है। पहले तो ये ध्यान रखो आप, डाइट की 1986 की अपनी जो शिक्षा नीति थी उसके तहत इनकी स्थापना की गई। अब इसकी कब किस चरण में क्या हुआ, बड़ा कंट्रोवर्सी है इसके अंतर्गत। ये क्वेश्चन आपको पता है प्रीवियस संस्कृत विभाग वाले पेपर के अंदर आया है, तो यहाँ पर मैंने भी डाल दिया इसको। फिर राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत, तब उन्होंने उसका जो उत्तर माना है वो है जून 1995। जब आप अजमेर की डाइट के ऊपर जाएंगे, उसका इंट्रो पढ़ते हैं मसूदा वड़ी का, तो वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है। बाकी और किसी डाइट के इंट्रो के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है। और SCRT के अंदर जाकर पूछे तो वो तो कहते हैं भी हमने तो पहले चरण में 1987-88 में 9 जिलों में स्थापित कर दिए, टोटल 6 चरणों में हमने 33 जिलों में स्थापित किया है। 5वां जो चरण था जो 2005-06 में आया, उसमें हमने हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर में स्टार्ट कर दिया। और लास्ट जो छठा चरण है 2013 में, हमने नए डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़ के अंदर भी डाइट स्थापित कर दी। जबकि उस एक साइड के ऊपर, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को ही ध्यान में रख लें भी, मसूदा डाइट के ऊपर जो लिखा है वो भी, तो जून 1995 के अंदर 14 जिलों में कर दिया, और बाद में अक्टूबर 1996 के अंदर उन्होंने बाकी 15 जिलों में, उस टाइम 29 की बात थी, तो अक्टूबर 1996 के अंदर फिर बाकी के 15 जिलों में, तो 29 जिलों में उस टाइम स्थापित हो गई उसके अनुसार। और SCRT के हिसाब से बात करें तो छठे चरण 2013 में प्रतापगढ़ सबसे लास्ट में बनी हुई डाइट है। तो थोड़ा सा ध्यान रख ले, बाई चांस ये बात इसलिए कह रहा हूँ, कई बार पुराने क्वेश्चन है वो रिपीट हो जाते हैं, इसलिए तो मैं आपके पुराने जो पेपर हुए हैं मैनेजमेंट के, उनमें से वही क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके रिवीजन के अंतर्गत, जो कि आपके वर्तमान सिलेबस से संबंधित है। बाकी सभी की अपने को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या निम्न में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? मैनेजमेंट की प्रकृति नहीं है, यानी विशेषता, प्रबंधन की जो विशेषताएं वहीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, प्रबंधन एक सामाजिक दायित्व है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऊपर किया था। इस प्रकार का क्वेश्चन फिर रिपीट होने की संभावना रहती है उनकी विशेषताओं से, प्रकृति से, तो यहाँ नहीं बतानी है। देखिए, प्रबंधन एक कला है, प्रबंधन एक विज्ञान भी है, और प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों भी है। प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, बस यहाँ दिक्कत है। भौतिक विज्ञान या जो हम साइंस पढ़ते हैं उसकी तरह नहीं, ये भौतिक विज्ञान की तरह नहीं। साइंटिफिक दृष्टिकोण जरूर है इसमें, लेकिन फिजिकली साइंटिफिक नहीं है, तो ये सही नहीं लग रहा है। बाकी ऑप्शन भी देख ले, प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है जी, ये एक सामाजिक दायित्व भी है, जिम्मेदारी है हमारी, ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन 2, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं है। सिर्फ विज्ञान होता तो हम कहते भी प्रबंधन एक विज्ञान भी है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से आपने अभी 20 क्वेश्चन कर लिए। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखते हुए अपने मार्क्स जरूर शेयर करेंगे, आप अपना अनुभव जरूर शेयर करेंगे, और अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। उसके लिंक वगैरह सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, तो PDF वगैरह मिल जाती है। कोई पेंडिंग रही है 2-4 तो वो जल्द ही 1-2 दिन में मैं वो भी डाल दूंगा। और एक चीज़ और बताऊंगा, मैं आपके एग्ज़ाम से पूर्व जो नोट्स हैं वो थोड़ा सा रिवाइज भी कर दूंगा, यानी कुछ
कुछ नई बातें होगी वो भी मेरी प्लानिंग है, वो आपको उपलब्ध करवा दूं। और साथ में ये भी रहेगा बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के रूप में भी तैयार करूं, उस पर भी मैं काम कर रहा हूं। जब काम ये स्टार्ट किया है तो हम इसको पूरा करेंगे ही, इसलिए घबराइएगा नहीं, हर चीज़ आपको उपलब्ध रहेगी। मैनेजमेंट आपके हाथ से बाहर नहीं निकलेगी। एक ही कहूँगा, कंसेप्ट समझिएगा। डाटा कहीं है, राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य में डाटा है, उनको जरूर कुछ आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है। बाकी थ्योरिकल यूनिट में मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूँ, आज कई बार रिपीट की है बात, भी समझ विकसित कीजिएगा, लाइनें रटने की बजाय भी मतलब क्या होता है। और आज आपने देखा होगा इस टेस्ट के अंदर भी मैंने ऐसे कई क्वेश्चन डाले हैं जो आप कह रहे हो अगर आपको शब्दों का अर्थ आता है और आप ऑप्शन को अच्छे से समझ सकते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप उसके सही उत्तर तक 100% पहुंच सकते हो। घबराइएगा नहीं, प्रेशर मत लीजिएगा, मन के अंदर एक ही विश्वास रखिएगा, जीत जाऊंगा, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। पॉजिटिव संदेश दीजिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बस स्मार्ट स्टडी करते हुए आगे बढ़िएगा। और ज़रूर कहूँगा ये मत सोचिएगा एग्ज़ाम कब हो रहा है, आपका तो एग्ज़ाम बहुत जल्द हो रहा है ना। और एग्ज़ाम को भी मैं ये कहूँगा आज से आप एक संकल्प और ले लें, एग्ज़ाम नहीं हो रहा आपका फेस्टिवल हो रहा है अक्टूबर में। फेस्टिवल, जब हम फेस्टिवल की बात करते हैं याद कीजिएगा पैरों में घुंघरू बन जाते हैं, हम नाचने लगते हैं, फंक्शन की तैयारियां करने लगते हैं, नई नई ड्रेस बनाते हैं, मेन्यू सेट करते हैं। तो आप इसको एग्ज़ाम के रूप में क्यों लेते हो? आप ये आज से ये कहना स्टार्ट कीजिएगा स्कूल लेक्चरर का फेस्टिवल हो रहा है और मैं उस स्कूल लेक्चरर के फेस्टिवल के लिए शानदार तरीके से तैयार हूँ, बस जल्द से जल्द वो फेस्टिवल हो जाए। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर सेट कीजिएगा, जीत जाएंगे हम। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।